सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो अरिहंत का अनसोल्ड पेपर है तो उसमें 2024 सेट नंबर 6 हल कराने वाला हूं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो जानना ना समझते वीडियो की शुरुआत करते। तो प्रश्न नंबर पहला हमारा, बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल कितना, ये बताना है इसमें। चलिए समझिए। तो इसको लगाते हैं साइड पे। तो प्रश्न नंबर पहला है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3x² + 5x + 2 और बराबर 0 अपनी तरफ से लगा लीजिए। अब प्यारे बच्चों, ये a का मान, ये b का मान और ये c का मान है। तो हमसे पूछा है शून्यकों का योगफल। तो यहाँ पे आप लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल सूत्र होता है हमारा -b/a, ये सूत्र होता है। तो b का मान कितना है, तो b का मान 5 है तो 5 लगा दीजिए। a का मान 3 है तो 3 लगा दीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा -5/3 इस प्रकार। ठीक है, ये तो हो गया शून्यकों का योगफल। अगर आपसे ये शून्यकों का गुणनफल पूछ दे तो क्या करेंगे, वो लिख लीजिए। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। तो c का मान कितना, c का मान 2 है, a का मान 3 है, तो इसे लिखना 2/3। ठीक है, तो हमसे पूछा गया शून्यकों का योगफल, तो हमारा आंसर आ जाएगा -5/3। तो विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। तो यहाँ पे नंबर 2 है, इसको देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है समीकरण 2x + ay = 1। इसके बाद अगला है 3x - 5y = 7 का कोई भी हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है। तो इसकी कंडीशन ये होती है, देखो a1/a2 = b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी समांतर रेखाएं होती हैं और समांतर रेखाओं के साथ साथ ये असंगत और कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ पे कुछ यही करने वाले, तो 2/3 लिखेंगे। 2/3 बराबर यहाँ पे a/-5 लिखेंगे और बराबर 1/7 लिखेंगे इस प्रकार। अब यहाँ पे ये बराबर नहीं है, काट देंगे इसके हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को बराबर करके आंसर निकाल देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3 और बराबर a/-5। तो बेटा कैसे गुणा करिए, इसका इसमें, इसका इसमें। तो 3a बराबर हो जाएगा -10 और 3 का भाग लगा देंगे तो ये बराबर हो जाएगा -10/3। ये आ गया इसका। ठीक है, चलिए भाई चलिए। अब प्रश्न नंबर अगला देखिए। प्रश्न नंबर 3 है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 3 को हल करने से पहले इसका बेसिक समझ लीजिए। देखो d बराबर अगर 0, ये d हमारा विभक्तकर होता है। ठीक, अगर d का मान 0 निकलता है, नंबर 1 डाल के लिख लीजिए। अगर d का मान 0 निकलेगा तो यहाँ पे लिखेंगे हम मूल वास्तविक तथा समान, ये लिखेंगे। अगर d का मान माइनस में निकलता है तो हम लिखेंगे मूल वास्तविक तथा समान है। नंबर 2, अगर d का मान प्लस में निकलता है तो लिखेंगे मूल वास्तविक तथा असमान लिखेंगे। ठीक है, नंबर 3 डाल के लिखिए। जब d का मान माइनस निकल के आए तो यहाँ पे लिखिए कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। या यहाँ पे आप लिख सकते हो मूल काल्पनिक है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, मूल काल्पनिक, कैसे मूल काल्पनिक है, या तो ये वाली हिंदी लिख दो या फिर ये वाली लिख दो। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 कैसे हम करते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है हमारा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x² + 5x + 4 = 0। तो प्यारे बच्चों, इसमें a का मान 2 है, b का मान 5 है और c का मान 4 है। तो हमें d यानी विभक्तकर निकालना। तो d बराबर हो जाएगा b² - 4ac। तो b का मान 5 का वर्ग
-4 गुणा ए का मान 2 और सी का मान 4। हल करिए तो ये 25 हो जाएगा माइनस, अब ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 दूनी 32। तो प्यारे बच्चों डी का मान -7 निकला। अब हमने क्या लिखा देखो, जब डी का मान माइनस हो, डी का मान माइनस हो तो क्या कोई वास्तविक मूल नहीं है या मूल काल्पनिक है, तो कौन सा है, तो यहाँ पर वास्तविक नहीं है, ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर डी हो जाएगा, यानी मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, तो इसका विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए। प्रश्न नंबर 4 देखिए। बात प्रश्न नंबर 4 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे लिखा हुआ समांतर श्रेणी अर्थात एपी, तो यहाँ पे 9 पहले 4 है, 4 9 14 डैश 254 का अंत से 10वां पद ज्ञात कीजिए। जब आपसे अंत से पद पूछा जाए, अंत से कोई भी पद पूछा जाए तो इस श्रेणी को पलटेंगे, तो नई लाइन से लिखेंगे एपी बराबर, यानी श्रेणी को पलट के लिखना है, तो 254 डैश पे लिखना है 14, 9, 4। तो प्यारे बच्चों ये बन गया ए, तो ए बराबर लिखेंगे 254 और डी बराबर कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा, 4 - 9, तो डी बराबर -5। ए का मान 254, डी का मान -5। अब यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, सूत्र लगा देंगे, तो कौन 10वां पद पूछा, तो ए 10 बराबर सूत्र हो जाएगा हमारा ए + 9d, ये सूत्र होता है। तो ए का मान 254 है प्लस 9 गुणा डी का मान -5 है, तो हो जाएगा 254 और प्लस माइनस 9 पन्ना 45। हल करिए इसे, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ पे रह गया 4, 4 में 4 जाएगा 0, ये आ गया इसका 209 आंसर। तो इसका विकल्प नंबर सी पे लगा दीजिए आप टिक, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा भाई। चलिए प्रश्न नंबर 5 है, उसको देख लीजिए आप। तो प्रश्न नंबर 5 है, यहाँ पे लिखा हुआ है चित्र में समरूप त्रिभुजों का युग्म, यानी ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, उन्हें सांकेतिक रूप से व्यक्त करने का सही रूप है ये बताना। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कौन सी भुजा संगत है। देखो ये 2.5 दूनी 5, ये वाली भुजा इसके संगत है और ये वाली भुजा इसके संगत है, तो ये पहले ये वाली भुजा फिर ये आएगी, तो कैसे लिखेंगे ए बी सी इसके संगत ये वाली भुजा आनी चाहिए। देखो ए बी सी, अब यहाँ पे लिखेंगे ई डी सी, तो पहले ए बी सी तो देखो तीनों में आ रहा है, फिर इसको लिखेंगे ई डी एफ, तो इसका विकल्प नंबर बी यानी सी हमारा सही हो जाएगा। देखो संगत भुजा समान आनी चाहिए, देखो पहले ये वाली भुजा, ठीक, फिर हमने ये ले ली क्योंकि ये दोनों भुजाएं समानुपात में है, फिर इसके बाद ये भुजा तो इसकी ये भुजा, तो ये वाला विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 6 है हमारा। प्रश्न नंबर 6 है बिंदु -3 का -4 की मूल बिंदु से दूरी कितनी है, ठीक। 6 नंबर देख लीजिए, तो इसके लिए दूसरा पेज लगाना है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर आ गया बेटा 6, तो यहाँ पे लिखा हुआ है -3, 4 और मूल बिंदु से दूरी पूछिए। तो जब आपसे मूल बिंदु से दूरी पूछे तो यहाँ पे लिखेंगे मूल बिंदु से यानी बीच की दूरी बराबर, बीच की दूरी बराबर, यहाँ पर इन्हीं दोनों का वर्ग करके जोड़ दीजिए, तो -3 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग, इस प्रकार इसको हल कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 9 + 16, तो 9 16 कितना हो जाएगा √25 और 25 को क्या लिखेंगे 5 मात्रा, ठीक, ये इसका हल हो गया। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए। अब प्रश्न नंबर आ गया 7, उसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर 7 है यहाँ पर cot A बराबर 3/4, cot A बराबर 3/4, तो सेक का मान हमसे पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों cot होता है हमारा आधार बटा लंब, तो आधार कितना हो जाएगा 3 और लंब कितना हो जाएगा 4, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो कर्ण तो इसमें पता नहीं है, आधार 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा 9 + 16, तो कर्ण का वर्ग बराबर 25, तो कर्ण का वर्ग बराबर 5 में घात, तो ये इससे कट जाएगा, तो कर्ण बराबर 5 निकलेगा। अब हमसे पूछा सेक का मान पूछा है, तो सेक
ए बराबर, तो सेक होता है हमारा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार मान लगा दीजिए। कर्ण कितना 5 है, कर्ण कितना 5 है और आधार कितना 3 है, तो यहाँ पे 3 लगा दीजिए। तो सेक ए का ये आ गया मान हमारा, ठीक है। तो सेक ए बराबर हो गया 5/3। तो विकल्प नंबर आप तो कहाँ पे टिक लगाएंगे, डी पे टिक लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखिए आप। तो प्रश्न नंबर 8 में यहाँ पे दे रखा है, प्रश्न नंबर 8 है, यहाँ पे लिखा हुआ है tan अल्फा बराबर sin अल्फा। तो प्यारे बच्चों अल्फा की जगह पे एक ऐसा मान लगाइए, अल्फा की जगह पे एक ऐसा मान लगाओ कि दोनों पक्ष बराबर आ जाएं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा बराबर 0 रख दीजिए। तो अल्फा बराबर 0, क्योंकि अल्फा बराबर 0 रखेंगे तो ये tan 0, तो tan 0 का मान 0 हो जाएगा, इधर sin 0 का मान 0 हो जाएगा, तो दोनों के मान आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा अल्फा बराबर 0। तो विकल्प नंबर ए पे लगा लीजिए टिक। अगला देखिए प्रश्न नंबर 9 कैसे करते हैं इसको। प्रश्न नंबर आ गया 9। एक छड़ की लंबाई उसकी छाया से अनुपात 1:3 है, तो सूर्य का औलर को कितना होगा। तो एक चित्र बना लीजिए यहाँ पर, तो आप लिख लो ए, यहाँ लिख लो बी, यहाँ लिख लो सी। जो बेटा अनुपात दिया हुआ 1:3। एक बार प्रश्न को फिर समझिए। प्रश्न कह रहा छड़ की लंबाई, तो यहाँ पे छड़ की लंबाई 1 और उसकी ये होगी छाया, तो √3 और ये वाला कोण हो गया थीटा। तो tan लगा दीजिए यहाँ पर, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो 1/√3। तो यहाँ पे देखिए tan है, तो tan में ही देखिए 1/√3 किसका है, तो tan थीटा बराबर लिखेंगे, tan 30 का मान है, tan से tan चला जाएगा तो थीटा बराबर 30 अंश निकलेगा, ठीक है। तो विकल्प नंबर ए पे लगा लीजिए आप टिक। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, उसको देखिए। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है एक वृत्त का व्यास एक वृत्त के व्यास के सिरों पर, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा एक वृत्त है और ये हमारा एक व्यास है। व्यास क्या होता है, वृत्त के केंद्र से होके जाता है। तो वृत्त के व्यास के सिरे से, वृत्त के व्यास के सिरे से, ये वृत्त के व्यास के सिरे है, तो बेटा यहाँ पे सिर्फ 2 ही समांतर रेखाएं खींच सकते, कितनी, 2 ही समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो सी पे टिक लगा लीजिए। अब प्रश्न नंबर 11 पे आ जाइए आप। तो 11 में दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो आर का मान लिख लो 12 सेंटीमीटर। अब इसके बाद एक वृत्त के 60 अंश कोण वाले, तो थीटा बराबर लिख लीजिए 60 अंश। तो कह रहा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखना नई लाइन से हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, सूत्र होता पाई r² थीटा बटा 360। अब यहाँ पे पाई का मान नहीं लगाना हमें, तो पाई गुणा r का मान 12 गुणा 12, थीटा का मान 60 और बटा 360। 60 एकम 60, 60 छक्का 360 और 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 12 दूनी 24 पाई, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका विकल्प नंबर कौन सा आ जाएगा, तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए भाई इसको भी नोट कर लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 12, इसको देखिए आप लोग। 12 नंबर में क्या करेंगे, 12 में दिया हुआ है यदि ये गोले का व्यास d है, तो व्यास बराबर d दिया हुआ है। अब आपको पता ही है व्यास को 2 बार लिखा जाता है, तो 2 बार बराबर d, तो d बराबर r बराबर हो जाएगा हमारा d/2। तो हमसे इसमें क्या पूछा है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन, तो गोले का आयतन लगा दीजिए सूत्र, गोले का आयतन, इसका सूत्र होता है 4/3 पाई r³। तो 4/3 पाई और r का मान d/2 घात 3, तो ये हो जाएगा 4 पाई/3 और गुणा d पे घात 3, ये 8 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, अब ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो पाई/6 और d पे घात 3। तो इसका विकल्प नंबर हो जाएगा हमारा पाई/6 d पे घात 3। तो d पे लगा लीजिए बेटा टिक, d हमारा सही हो जाएगा।
अब इसके बाद प्रश्न नंबर 13 यहाँ पे लिखा हुआ है आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो प्रश्न नंबर 13, तो प्यारे बच्चों अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमारा सूत्र होता है 3πr²। ठीक है, ये पूरा सूत्र ही है हमारा, यानी अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 14 देख लीजिए। तो प्रश्न नंबर 14 का निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यिका वर्ग है। तो देखो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही हमारा वर्ग अंतराल होगा। तो समझो, तो यहाँ पे देखो कौन सी सबसे बारंबारता सबसे अधिक कौन सी, 8 है। तो 8 के सामने लिखा हुआ 15 से 20, कितना लिखा हुआ 15 से 20, तो ये वाला इसका सही हो जाएगा, हमारा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। एक बार फिर सुनिए, जब माध्यिका वर्ग पूछे आपसे तो यानी बारंबारता की सबसे बड़ी संख्या देखिए, उसके सामने जो वर्ग अंतराल दिया वो वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 के बाद 15 देख लीजिए। तो प्रश्न नंबर आ गया बेटा 15। तो 15 नंबर में जो दिया हुआ है, किसी बारंबारता सारणी के माध्यिका क्रमशः 27 और 29 है, तो इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसका सूत्र होता है 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। मान लगा दीजिए, तो यहाँ पे 3 गुणा माध्यक कितना दिया हुआ है, माध्यक है 29, बहुलक पता नहीं, प्लस 2 गुणा, और माध्य कितना है, माध्य 27 है। अब इसको हल कर दीजिए, तो 27 3 87 हो गया, बराबर बहुलक प्लस 54 हो गया। 54 को उधर ले आइए, 87 माइनस 54 बराबर बहुलक। अब इसको घटाइए, तो जब घटाएंगे तो यहाँ पे 33 बचेगा, बहुलक बराबर 23। लो बेटा प्रश्न नंबर 15 हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 16, इसमें माध्यिका ज्ञात करनी है। चलो इसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल, फिर यहाँ पे लिखेंगे बारंबारता, फिर बारंबारता को एफ से लिखा जाता है, फिर लिखेंगे मध्यमान, मध्यमान को एफ से लिखा जाता है, फिर अगला कॉलम में x इंटू एफ। ध्यान समझते रहिए आप लोग। कितने हैं ये, 4 हैं, 1 2 3 और ये 4। तो आप लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। और बारंबारता दी हुई है 2 1 4 और ये 3। अब मध्यमान कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, 10 और 0 10, 10 का आधा 5, इन दोनों को जोड़ेंगे 30, 30 का आधा 15, इन दोनों को जोड़ेंगे 50, 50 का आधा 25, इन दोनों को जोड़ेंगे 70, 70 का आधा 35। अब यहाँ पे गुणा करिए, इसका 5 दूनी 10, 15 एकन 15, 15 चौकू 100, सॉरी 25 चौकू 100 और 35 3 105। इसे जोड़ दीजिएगा, इसके जोड़ को बोलते सिग्मा एक्स है, बराबर जोड़िए 5 5 10 की 0 हासिल 1 1 2 और 1 3 और ये 2, 230 हो गया। इसको जोड़िए, ये हो जाएगा हमारा 10, इसके जोड़ को बोलते हैं सिग्मा एफ बराबर 10। अब हमारा सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स है बटा सिग्मा एफ, ये सूत्र होता है। तो मान लगा दीजिए समांतर माध्य बराबर, इसका मान है 230 बटा 10, इससे ये काट दीजिए तो आंसर निकल के आएगा 30। इसका आंसर निकला 23। ठीक है, तो चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। तो इसका विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर कहाँ है 23, ये वाला 20 सही हो जाएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चे छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, देखो आपके कमेंट से प्यारे बच्चों में हौसला मिलता है। अगर आप चाहते हो कि हमें ये वीडियो मिलते रहें तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट तो बराबर करते रहिए आप। ठीक है, चलिए समझिए भाई प्रश्न नंबर 17 कैसे करते हैं उसको देखिए आप।
अब आ गया बेटा प्रश्न नंबर 17। इस प्रश्न का काफ़ी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक अर्धवर्ष। अर्धवर्ष क्या होता है? लीप वर्ष कहलाती है मैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ अर्धवर्ष बराबर, तो ये कहलाती लीप वर्ष हमारी, लीप वर्ष। और लीप वर्ष प्यारे बच्चों क्या होता है? लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 366 दिन। दूसरी भाषा में अगर आपको समझाएं तो यहाँ पर इसमें 52 सप्ताह और 2 दिन, ठीक है, दिन लिखा हुआ है 2 दिन, 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। यानी लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं जिसमें 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। तो इसमें पूछा है सोमवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सोमवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे PE बटा। तो देखो बेटा यहाँ पे कितने दिन बच गए? 2 दिन बच गए। अब सप्ताह में कितने दिन होते? 7 दिन होते, तो 2/7 हो गया इसका आंसर, ठीक। देखो 2 दिन बचे, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 2/7 इसका आंसर आ गया। तो विकल्प नंबर सी पे लगा दीजिए, ठीक। अगला प्रश्न देखिए 18 में 2 मित्रों का जन्मदिन 2020 में हुआ था। अब प्यारे बच्चों 2020 जो हमारी है ये लीप वर्ष है। दो 2020 लीप वर्ष है और लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है 366 दिन, ठीक है। अब प्रश्न आगे कह रहा है प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो आप क्या करेंगे? PE एक ही दिन हो तो 1/366, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर इसका यानी विकल्प नंबर हमारा B सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए प्रश्न नंबर 19 है हमारा। तो यहाँ पे लिखा हुआ 2 बिंदुओं 2,3 4,1 के बीच की दूरी कितनी होगी? तो यहाँ पे 2,3 और 4,1 इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए बीच की दूरी बराबर, बीच की दूरी बराबर सूत्र होता है हमारा x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। मान लगा दीजिए इसमें अंडर रूट। अब x1 का मान 2 है तो 2 और x2 का मान 4 है तो 4 प्लस y1 का मान 3 और y2 का मान 1, तो -2 का वर्ग और ये हो जाएगा हमारा 2 का वर्ग। तो प्यारे बच्चों ये तो बन जाएगा 4 + 4। अब इसको लिखा जाएगा √8। तो √8 को क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 2। इस 2 बाहर आ जाएगा तो 2 √2 मात्रक आ गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए भाई से नोट करिए। अब इसके बाद बहुविकल्पी हमारा है 20, उसको देख लीजिए। निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? प्रश्न नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? देखो √25 को 5 लिखा जाता है, 81 को 9 लिखा जाएगा, ये तो परिमेय संख्या पहले से ही है। तो अपरिमेय संख्या ये वाला विकल्प नंबर हमारा D सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इतना नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हमारा खंडबाद चालू होने वाला है। अब यहाँ से हमारा खंडबाद चलेगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग खंडबा। और प्रश्न नंबर है 21 का देखो, यदि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, यदि 2 संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर यानी x - y बराबर कितना है? 26 है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। फिर आगे कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या यानी जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो आप लिख देना x बराबर 3y, तो ये समीकरण नंबर हो जाएगा हमारा 2। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में
रखने पर जो x बराबर 3y है तो यहाँ पे लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 3y माइनस का y बराबर का 26 ऐसे करके, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 26, 2 एकन 2 और 2 एकन 2, 2 3 6, तो y बराबर 13। अब y का मान 2 में लगा दीजिए, तो यहाँ पे देखो 2 में रखने पर, तो y की जगह यानी y का मान जो 13 है वो समीकरण नंबर 2 में लगा देंगे यहाँ पर, तो 13 3 39 हो जाएगा। तेरह 39, तो ये हमारे दोनों आंसर आ गए। एक 39 निकल के आ गया और एक हमारा निकल के आ गया कितना है 13। ठीक है, यही हमारा प्रश्न हल हो गया। अगला देखिए, खा खरगोश है हमारा। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है यदि cot 2a बराबर है tan a माइनस 22। चलिए समझिए। प्रश्न नंबर है हमारा 21 का खा। यदि cot 2a बराबर tan a माइनस 22, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, 2a एक न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात करना हमें। तो प्यारे बच्चों 2a एक न्यून कोण है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2a एक न्यून कोण है। देखो न्यून कोण की परिभाषा क्या होती है, 0 से बड़ा 90 से छोटे, यानी 0 से बड़े 90 से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ पे हम 90 से घटा के लिखेंगे, जब इसको 2a को 90 से घटा के लिखेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पे tan हो जाएगा हमारा। ठीक, tan कॉट का tan बन जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 90 माइनस 2a। इस प्रकार जब 2a को 90 से घटा के लिखेंगे तो कॉट को tan, यानी कॉट हमारा tan बन जाता है और बराबर tan a माइनस 22। तो ये tan से tan चला जाएगा, ये tan से tan चला जाएगा, तो थीटा लिखेंगे हम, यानी कि हो जाएगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 22। पक्षांतर कर लीजिए, तो माइनस का 2a और माइनस का a, एक उधर ले आए हम, तो माइनस का 22, 90 को उधर ले जाओ तो माइनस का 90। इस प्रकार और समझिए आगे, तो ये हमारा 3a हो जाएगा। ये माइनस का 112 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 का भाग लग जाएगा, तो a बराबर निकलेगा 112/3 अंश। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए भाई इसको भी नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न है 21 का गा। प्रश्न कह रहा सिद्ध कीजिए कि √2a का परमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे माना √2 एक परमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, जब ये परमेय संख्या है तो परमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है, तो लिखेंगे √2 बराबर p/q। और आगे लिखना है जहां p तथा q पूर्णांक है, पूर्णांक है, q नॉट इक्वल 0। इस प्रकार। ठीक है, चलिए आगे समझिए। तो इसके नीचे एक करेंगे हम, कैसे गुणा करेंगे इसका इसमें, इसका इसमें, तो √2q बराबर p, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम इस प्रकार, तो इसका अंडर हट जाएगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2q² बराबर p²। तो प्यारे बच्चों ये 2 है ना, ये 2 जाएगा इसके नीचे, तो कुछ ये बन जाएगा ऐसे करके, ठीक। ये 2 इसके नीचे जाएगा ना, तो p² 2 से विभाजित है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम p² 2 से विभाजित है। फिर लिखेंगे p भी 2 से विभाजित है। इसी को मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको मान लीजिए आप a। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो जो p बराबर 2k लिखेंगे, ठीक है, यानी p बराबर 2k समीकरण a में रखने पर इस p की जगह पे 2k लगाएंगे। 2 कहाँ से आया, ये वाला 2 आया। अगर यहाँ पे 3 होता तो p बराबर 3 के, अगर यहाँ पे 5 होता तो 5 लगाते 5 के, ठीक है। तो p बराबर 2 के समीकरण नंबर a में रखने पर यहाँ पे रखेंगे तो जाएगा 2q² बराबर 2k का वर्ग, तो जाएगा 2q² बराबर 4k²। इस प्रकार, तो 2 एकन 2 और 2 दूनी 4। तो इसको थोड़ा पलट के लिखेंगे हम 2k² बराबर q²। तो प्यारे बच्चों 2 कहाँ जाएगा, तो ये 2 चला जाएगा q² के नीचे, तो ये वाला बन जाएगा कुछ। तो यहाँ पे देखें q² 2 से विभाजित है, q² 2 से विभाजित है। फिर लिखना हमें q भी 2 से विभाजित है, q भी 2 से विभाजित है। इसको कर लेंगे समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से समीकरण नंबर 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अतः अंडररूट 2 एक परमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से अंडररूट 2 एक अपरमेय संख्या है। बस हो गया कंप्लीट हमारा, ठीक है। चलिए भाई इसको भी खत्म कर दीजिए जल्दी से। अब आ जाइए घाघड़ी, इसमें माध्यिका ज्ञात करनी है। घाघड़ी में हमें तो 21 का है घाघड़ी। तो पहले यहाँ पे लिख लें वर्ग अंतराल, फिर हमारा बारंबारता, जीरो से 10 कितने हैं, 6 हैं। 1 2 3 4 5 और छठा ये 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, 20 13 7। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, हमें अगला कॉलम बनाना संचयी बारंबारता का।
ठीक है। संचयी बारंबारता, चलो समझो संचयी बारंबारता वाला कॉलम कैसे बनाते हैं। तो देखो ये 7 तो पहले इसको ऐसे लिख लेंगे, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 8 15 लिखेंगे, 15 5 20 लिखेंगे, 20 20 40 लिखेंगे, 40 और 13 53 लिखेंगे, 53 और 7 60 लिखेंगे, ऐसे करके, ठीक है। तो ये बेटा जो 60 निकला ये हमारा n का मान होता, तो n बराबर लिख लीजिए 60। फिर क्या करेंगे, n/2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60/2, तो 30 निकल के आएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए ये 30 है, ये किसके बीच में आता है, ये देखना, ये 30 है संचयी बारंबारता में किसके बीच में आता है, तो 30 40 के बीच में आता है। तो इससे ऊपर वाला हो जाएगा CF यानी संचयी बारंबारता, और 40 के सामने हो जाएगा AF, और इसके सामने हो जाएगा L बराबर 30 हो जाएगा हमारा। तो ये हमें मान ज्ञात कर लिए। और इसके बाद इस वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है, देखो 10 का अंतर है, तो यहाँ पे H बराबर लिख लीजिए 10। तो यहाँ पे सूत्र लिखेंगे माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF और बटा F इंटू H। प्यारे बच्चों ये हमारा सूत्र है, तो इसमें मान लगा दीजिए। L का मान 30 है और n/2 का मान 30 है, माइनस और CF का मान देखिए 20 है, तो यहाँ पे 20, और F का मान 20 है, तो यहाँ पे 20 लगा दीजिए, और H का मान 10 है। हमने सब ये मान लगा दिए, एक बार फिर समझिए भैया। देखो L का मान 30 लगा दिया, n/2 का मान 30 लगाया, और CF का मान 20 लगाया, और F का मान 20 लगाया, और H ये रहा हमारा। अब इसको हल करिए, तो जब इसको हल करेंगे तो प्यारे बच्चों 30 यहाँ पे कितना बचेगा, ये यहाँ पर बचेगा 10, ठीक है। तो प्लस 10/20 और गुणा 10, तो 10 धाम 100 हो जाएगा ये। तो ये 30 और प्लस 100/20, और 20 एकन 20 और 20 पंजे 100, तो ये हो जाएगा 30 5 35। तो यही प्रश्न का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, अगला प्रश्न देखिए। तो घाघड़ी हमारा हो गया कंप्लीट। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 5वां, यहाँ खाली। चलिए समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ द्विघात समीकरण 4x² प्लस का 9x प्लस का 5 बराबर 0, इसके हमें गुणनखंड काट देने, ठीक है। तो 5 चौक 20 और 5 चौक 20 ही रहेगा, तो 4x² और प्लस का 4x और प्लस का 5x और प्लस का 5 और बराबर 0, इसके गुणनखंड काट दिए हमने, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे बेटा, 4x कॉमन लेंगे, तो जब 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x + 1, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो x + 1 और बराबर 0, तो x + 1 और 4x + 5 = 0। तो पहले इसको लिखना है, x + 1 बराबर 0, इस 1 को उधर भेजिए तो x = -1 हो जाएगा हमारा। इसके बाद 4x + 5 = 0, 5 को उधर भेजिए तो 4x बराबर हो जाएगा -5 और 4 का भाग लगा दीजिए, x बराबर हो जाएगा -5/4, ठीक, ये इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखिए, 4 चम्मच है हमारा, 21 का 4, तो ये कह रहा 1 सेंटीमीटर व्यास। तो प्यारे बच्चों इसका व्यास दिया हुआ है वो 1 सेंटीमीटर है। अब आपको पता है ये व्यास को 2r लिखा जाता है, तो 2r बराबर 1, तो r बराबर हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। फिर प्रश्न कह रहा है 8 सेंटीमीटर तांबे की छड़ है, तो जो h का मान है वो कितना 8 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करना है, ठीक, आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, एक बेलन होगा हमारा, क्या है ये, तांबे की छड़ है जो बेलन होता है ये। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन है हमारा πr²h, और पाई का तो मान इसमें नहीं लगाएंगे आप, क्योंकि पाई का मान कटेगा नहीं,
लगाइए इसका मान यहाँ पर। तो पाई और आर का मान हमारा है 1/2 का वर्ग और एच का मान 8 है। तो हो जाएगा पाई और गुणा 1/4 और गुणा 8, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई। ठीक है, घन सेंटीमीटर। ठीक हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए। अब आ जाइए आप लोग प्रश्न नंबर 22 का। ठीक, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी तगड़ा प्रश्न है यार ये, इसको ध्यान समझिएगा आप लोग। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 का है का। देखो भाई इस प्रश्न से थोड़ा एक चीज बेसिक सीख लीजिए आपको, जिससे कि सवाल समझ में आ जाए। देखो बेसिक में क्या है, जिसे एस एन बराबर सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर सूत्र होता है हमारा, यानी एस एन क्या पदों के, ये पदों का योग है। सूत्र होता है n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, ये हमारा होता पदों का योगफल। तो इसी सूत्र का ऐसे में काम चलेगा। ठीक है, चलिए समझिए। देखो अगर हमने बेटा यहाँ पर n लिखा, अगर हमने यहाँ पर n लिखा तो यहाँ पर भी n लिखेंगे, यहाँ पर भी n लिखेंगे। अगर यहाँ पर हमने p लिखा SP तो यहाँ पर p लिखेंगे और यहाँ पर भी p लिखेंगे। ठीक है, चलिए समझिए। तो प्रश्न कह रहा जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यदि किसी AP के पहले m पदों का योगफल, m पदों का योगफल, ठीक है, तो क्या करेंगे, m पदों का योगफल प्यारे बच्चों n है, m पदों का योगफल n है। तो जो हमारा सूत्र होता है भैया SN बराबर n/2 2a + n-1 × d। तो यहाँ पर हमने m लिखा है, तो यहाँ पर हम क्या, यहाँ पर भी m लिखेंगे और यहाँ पर भी m लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे m/2 2a + m-1 × d और बराबर n, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। अब ये 2 है ना हमारा, ये वाला 2 पहुँच जाएगा गुणा में, ये वाला 2 पहुँच जाएगा गुणा में और m चला जाएगा भाग में। तो ये बचेगा 2a + m-1 × d बराबर, ये 2 पहुँचेगा गुणा में तो हो जाएगा 2n और m पहुँचेगा भाग में, तो ये इतना। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। अब आगे देखिए, अब प्रश्न करा n पदों का योगफल m है, n पदों का योगफल n है। तो SN बराबर m। अब यही सूत्र लगा दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे SN बराबर सूत्र होता है n/2 2a + n-1 × d और बराबर m, ये वाला। अब इसी प्रकार ये 2 का हो जाएगा गुणा और n का हो जाएगा भाग। तो ये जाएगा 2a + n-1 × d बराबर 2 का कैची गुणा करेंगे ना तो 2m हो जाएगा और इसका हो जाएगा भाग, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को करेंगे हल, तो ये वाला उठा के यहाँ लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा 2a + m-1 × d और बराबर 2n/m। ये समीकरण नंबर 1। चिन्ह बदलिए यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, तो प्यारे बच्चों ये कट जाएगा। अब ये 2 लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे n-1 × d माइनस m-1 × d बराबर, इसको लिखेंगे 2m/n और माइनस 2n/m, इस प्रकार। अब इन दोनों में से d कॉमन लेंगे, तो जब प्यारे बच्चों d कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा n-1 और इसके चिन्ह बदल जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का m और प्लस का 1, इस प्रकार। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए। अभी आप कुछ कॉमन मत लो, इसका गुणा इसमें कर लो, इसका इसमें कर लो। तो 2m² और माइनस 2n² और बटा m और n, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों इससे ये कट जाएगा, तो d यहाँ पे हो जाएगा हमारा n-m, इस प्रकार। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से -2 कॉमन ले लेंगे। जब प्यारे बच्चों माइनस का 2 कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ पर ये वाली संख्या आगे हो जाएगी n² माइनस m², ये बन जाएगा हमारा, और बटा m और n। अब यहाँ पे इसको एक बार प्लस एक बार माइनस लिखेंगे। तो ध्यान से समझते चलिए आप लोग,
एन माइनस एम बराबर, तो जब माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो प्यारे बच्चों सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको एक बार प्लस एक बार माइनस लिखेंगे, एम प्लस एम और एन माइनस एम और बटा एम एन, इस प्रकार। तो इससे एक ये चला जाएगा, तो जो हमारा डी बराबर निकला है माइनस का 2 एन प्लस एम बटा एम एन, इतना निकल के आ गया डी का मान। अब ये डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखो चाहे 2 में रखो, 1 में रखने पर तो एक समीकरण कौन सा है, एक समीकरण ये रहा हमारा। तो यहाँ पे डी की जगह पे हमें ये वाला मान लगा देना है, ठीक है। चलिए समझिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 2a प्लस एन माइन एम है, ठीक है, एम माइनस 1। तो यहाँ पे डी लिखा हुआ तो डी की जगह पे ये वाला मान लगा दिया जाएगा, माइनस 2 एन प्लस एम और बटा एम एन और बराबर में है हमारा 2n बटा एम, कितना। अब यहाँ से क्या करेंगे देखिएगा ज़्यादा ध्यान से आप, तो ये 2a प्लस, अब देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस माइनस माइनस, और ये 2 आगे निकाल दीजिए, इसका 2m माइनस 1 जो जाएगा n प्लस m और बटा एम एन और बराबर 2n बटा m। अब यहाँ से हम लगाते हैं दूसरा पेज। अभी तो एक लाइन और इसमें आ जाएगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लो। देखो 2 कॉमन यहाँ से ले लेंगे, 2 पर कट भी जाएगा। तो यहाँ से जब हम 2 कॉमन लेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बचेगा a और ये माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा m माइनस 1 और n प्लस 1, वो n प्लस m और बटा एम एन और बराबर 2n बटा m। तो ये 2 से 2 कट जाएगा हमारा। चलिए आगे समझिए अब यहाँ से क्या करने वाले हैं हम। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर ये बचा हुआ है a, अब इस यानी a माइनस ये चीज़ बची, इसको उधर भेजिए, तो a बराबर हो जाएगा n बटा m। अब ये माइनस से प्लस हो जाएगा, m माइनस 1 n प्लस m और बटा एम एन। तो अब यहाँ पर हम लेंगे लासा, तो लासा जो हमारा आएगा निकल के वो m और n निकल के आएगा, तो m से m चला जाएगा, तो यहाँ पे n बचा, तो n का गुणा n में करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा। और ये तो पूरा एक ही बात जाएगा, फिर a का गुणा इसमें करेंगे तो संख्या यही रहेगी, मैं खाली गुणा करिए, m का n में करेंगे तो एम एन, ठीक है। इसका इसमें कर दिया था ना, इसका इसमें करो तो प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का इसमें करो तो माइनस का n हो जाएगा, तो इसका इसमें करो तो माइनस का m हो जाएगा, इस प्रकार। अब यहाँ तो कुछ कटेगा तो है नहीं, तो इसको उतना ही छोड़ दीजिए। तो बेटा ये a का मान निकल के आ गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया वो देख लीजिए अब आप। तो हमें a और d के मान मिल गए हैं। अब इसके बाद हमसे प्रश्न में जो पूछा गया है m प्लस n पदों का योगफल कितना होगा, यहाँ पे पूछा गया हमसे एस m प्लस n पदों का योगफल कितना होगा। तो n की जगह पे हमें ये वाला मान लगा देना, तो सूत्र होता है हमारा n, तो n की जगह पे m प्लस n बटा 2, फिर यहाँ पे लिखना 2a, ठीक है। और प्लस जहाँ पे n होता है ना कोष्टक के अंदर, तो वहाँ पे ये लिखेंगे m प्लस n और माइनस 1, और d का मान अभी तो फिलहाल ऐसे लिख लीजिए, मान लगा दीजिए ए डी के जो हमने मान निकाले हैं। तो इसको हल करेंगे m प्लस n बटा 2, फिर 2a, का मान हमारा प्रश्न में देख लीजिए खुद अपने आप, ये रहा हमारा a का मान कहाँ है, हाँ यही तो a का मान है, a का मान ये क्या रहा, a का मान ये मान लगा दीजिए, बहुत लंबा चौड़ा मान है निकला ये। चलिए कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं, हल करिए इसको।
तो हो जाएगा n स्क्वायर और प्लस mn और प्लस का m स्क्वायर और माइनस का n और माइनस का m और बटे में रहेगा हमारा m और n। अब प्यारे बच्चों ये रहेगा प्लस का चिन्ह, ठीक है। अब यहाँ पे जगह नहीं बची तो मैं थोड़ा नीचे लिखूंगा, तो यहाँ पे लिखेंगे m प्लस n माइनस 1 और d का मान हमारा ये रहा, ठीक। d की जगह पे ये वाला मान लगा देंगे। तो यहाँ पर जब ये मान लगाएंगे हम तो माइनस का 2n और प्लस m और बटा mn और ये हो जाएगा कोष्टक बंद, ठीक। अब थोड़ा यहाँ से लिखेंगे हम m प्लस n बटा 2, ठीक है। इसमें 2 का कर दीजिए गुणा, अभी नहीं 2 का गुणा नहीं करेंगे, तो यहाँ पे 2n स्क्वायर m स्क्वायर माइनस n और माइनस m और बटे में रहेगा हमारा, इसको तो कोष्टक बंद कर दीजिए, ये वाला कोष्टक बंद हो जाएगा, ठीक है। हमारा बटे में रहेगा m और n। अब ये वाला लिखेंगे तो प्लस, देखो प्यारे बच्चों ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा लीजिए ऐसे करके और 2 आगे निकाल लीजिए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा m प्लस n माइनस 1, फिर ये हो जाएगा m प्लस n, ये आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं उससे, बटा mn। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये कुछ लगाइए, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा m प्लस n बटा 2 और प्यारे बच्चों यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर ये बचेगा हमारा n स्क्वायर प्लस mn और प्लस m स्क्वायर माइनस का n और माइनस का m और बटा mn। अब माइनस, अब यहाँ पे गुणा करिए, तो देखो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा m स्क्वायर, फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस का mn, फिर इसका एक में करेंगे तो माइनस का m, फिर n का इसमें करेंगे तो हो जाएगा mn, फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस का n स्क्वायर, इसका एक में करेंगे तो माइनस का n और बटे में रहेगा हमारा m और n। इस प्रकार तो ये 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा m प्लस n। आगे समझिए, तो देखो बेटा इसके हर समान है, तो जब इसके हर समान है तो अंश को ऐसे लिख दीजिए, तो यहाँ पर लिख दो m और n, तो ये n स्क्वायर और प्लस का mn प्लस का m स्क्वायर और माइनस का n और माइनस का m। अब यहाँ पे देखो माइनस का चिन्ह है, जब ये माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे हमारे, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का m स्क्वायर और माइनस का mn और ये प्लस का m, चिन्ह बदलेंगे खाली, माइनस mn और फिर ये हो जाएगा माइनस का n स्क्वायर और प्लस का n। इस प्रकार अब यहाँ पे कट्टा पिट्टी करिए, देखो n स्क्वायर से n स्क्वायर चला जाएगा, m स्क्वायर से m स्क्वायर चला जाएगा, mn से mn चला जाएगा, ठीक है। और ये n से ये लास्ट वाला n चला जाएगा और इस m से ये वाला m चला जाएगा, तो हमारा बचा क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पे m प्लस n और यहाँ पर बचा हुआ है हमारा माइनस का m n और बटा m n, ये बचा हुआ, इससे ये चला जाएगा, तो यहाँ पर जो बचा हुआ m प्लस n और कोष्टक अंदर माइनस 1, ठीक है, इसी माइनस का गुणा हो जाएगा, तो माइनस m प्लस n। तो प्यारे बच्चों ये आ गया इसका आंसर, एक बार मैच कर लें फिर आपको प्रश्न करने की अनुमति देते हैं। हाँ ठीक, यही सही है इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए भाई अब नोट कर लीजिए। और प्यारे बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा है। हमें आपके सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक से बहुत हौसला मिलता है प्यारे बच्चों, बता रहा हूँ, ठीक है। तो कमेंट बराबर करते रहिए, बस हमारा आप लोग हौसला बनाए रखिए जिससे कि पूरी साल आपको अनसोल्ड पढ़ा सके। चलिए भाई अगला देखिए, अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा खा खरगोश।
खरगोश कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। चलिए समझिए इसको। तो पहले तो एक बनाना हमें वृत्त, और आपको प्रकार से खींचना, नहीं तो हाथ से खींच दो हमारी तरह। इस वृत्त के बाहर एक बिंदु कोई है, मान लो P ले लिया हमने, ठीक है। इस वृत्त P बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचनी है, एक ये खींचनी है और एक ये खींचनी है। तो प्यारे बच्चों ये हमारी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, ये हमारा स्पर्श बिंदु है और ये हमारा स्पर्श बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो A, यहाँ पे लिख लो B, और ये वृत्त का होता है हमारा केंद्र। अब यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा, हम दिया है O केंद्र वाले वृत्त में AP तथा BP वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। ये क्या हमारी स्पर्श रेखाएं हैं, लिखना सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है, देखो पहले इसको यहाँ से मिलाएंगे और इसको यहाँ से मिलाएंगे प्यारे बच्चों। अब आपको पता है ये हमारा केंद्र हो गया, ठीक। तो सिद्ध करना ये कोण और ये कोण, यानी इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो आप लिखेंगे कोण O प्लस कोण P बराबर 180 अंश। प्यारे बच्चों ये बोर्ड की परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको लगाना यानी प्रत्येक बच्चा इसको सीख लीजिए भाई, बहुत ही यानी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये छोड़ना नहीं इसको आप। चलिए समझिए। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति में लिखेंगे हम, देखो वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये कोण बनता 90 अंश का, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो ये कोण बनता 90 अंश का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम OA लंब, यानी ये हमारा OA लंब हो जाएगा किस पर, AP पर हो जाएगा, AP तथा OB लंब BP, ठीक है। तो लिखेंगे चतुर्भुज APBO में, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो कोण A प्लस कोण P प्लस कोण B और प्लस कोण O बराबर 360। A और B का मान 90 है, A और B का मान 90 लगा दीजिए। तो यहाँ पे 90 और प्लस कोण P तो पता ही नहीं, और कोण B का मान 90 प्लस कोण O भी नहीं पता, बराबर 360। तो 90 180 हो जाएगा। तो कोण P प्लस कोण O और प्लस 180 बराबर 360, इसको उधर भेज दीजिए। और कोण O को आगे लिख लो, कोण O प्लस कोण P बराबर 360 माइनस 180। तो कोण O प्लस कोण P बराबर हो जाएगा हमारा, इसमें से घटा देंगे तो 180 बचेगा। तो यही हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिए। अब आ गया हमारा गा गमला। प्रश्न नंबर 22 का है गा। देखो जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा होता है, जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा होता है वे दोनों बिंदु किनारे पे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है बिंदु -4,6 और बिंदु -6,10 और 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे। तो जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा होता है तो वे दोनों बिंदु रहते हैं किनारे पर। तो -6,10 और 3,-8 इन दोनों बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा, इसलिए मैंने किनारे पर रख दिया। यहाँ पे कर लो P, 1 है 4,6। अब यहाँ पे इसका अनुपात ज्ञात करना है हमें, किस अनुपात में विभाजित करता है। चलिए समझिए। तो प्यारे बच्चों इसका हम अनुपात मान ले रहे हैं बिंदु
-6, 10 और 3, -8। हमने माना जो हमारा अनुपात है m/1। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे या तो भुज लगाओ सूत्र की या फिर कोट लगाओ, भुज लगाओ या फिर कोट लगाओ। देखो, जब आपको अनुपात ज्ञात करना है, जब आपको अनुपात ज्ञात करना है तो पहले बिंदु लिखेंगे, माना अनुपात m/1 है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, भुज लगाएंगे सूत्र की, या तो सूत्र की भुज लगा लो या कोट लगा लो। तो हम सूत्र की भुज लगाएंगे। तो सूत्र की भुज क्या होती है, हमारी जो भुज होती है x1 m2 प्लस x2 m1 और बटा m1 प्लस m2। तो प्यारे बच्चों ये भुज होती है, जो x का मान होता है भुज होती है। और इधर इस सूत्र में यहाँ पर ये भुज कितनी है, -4, तो बराबर -4 कर दे दिया ऐसे करके। तो भुज बराबर मैंने भुज कर दी। अगर कोट लेते तो यहाँ पे बाय वाला यानी कोट लिखते, और कोट यहाँ पे कितनी है 6, तो 6 लिख देते। इसको हल कर दीजिए। तो देखो x1 का मान कितना, x1 का मान -6, तो -6 लगा दीजिए। m2 का मान 1 है तो यहाँ पे 1 लगा दीजिए, प्लस x2 का मान 3 है तो 3 लगाइए, m1 का मान m है तो m लगा दीजिए, और नीचे हो जाएगा हमारा m+1 और बराबर -4। अब इसका कैसे गुणा करिए, अभी नहीं, तो -6 प्लस का 3m बटा m+1 और बराबर -4। इसके नीचे कर लो, तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो इसका इसमें करें तो -4m हो जाएगा और -4 हो जाएगा। अरे भाई इसका इसमें -4m, फिर 4 × 4 बराबर ये -6 और प्लस का 3m। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको थोड़ा पक्षांतर करिए, -4m और ये -3m हो जाएगा हमारा, बराबर -6, और ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 4। तो ये तो हो गया -7m और ये हो गया -2, माइनस से माइनस कट गया, 2 का भाग लगा दीजिए, तो m बराबर 2/7, ठीक है, 2/7। और नई लाइन से लिख देना अनुपात बराबर हो जाएगा 2:7। बस यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर घ घड़ी है। तो घ घड़ी में क्या करना है प्यारे बच्चों, इसमें बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 22 का घ। तो यहाँ पे बना हुआ है वर्ग अंतराल, इसके बाद है बारंबारता। चलिए भाई समझिए कितने कॉलम है इसमें, कॉलम है 6। तो ये हो गया हमारा पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 50, 60 और 60 से 80 और 80 से हो जाएगा हमारा 100 और 100 से हो जाएगा 120। सही लिखा है, 20, 40, 60, 80, 100, ठीक, 20, 40, 60, 80, 100, ठीक है। इसके बाद एक और रह गया हमारा 140, ठीक है। और बारंबारता में लिखना है 6, 8, 10, 12, 6, 5 और ये 3। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या देखना है, बहुलक निकालने के लिए बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी। देखो बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या ये वाली हमारी है, तो इसी के सामने आपको लिख देना है F0 नहीं F1, ठीक है। पहले आपको ये देखना है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या 12 है, तो इसी के सामने लिख दीजिए F1, ठीक। और इसके ऊपर हो जाएगा F0 और इसके नीचे हो जाएगा F2, ये हमने मान छाड़ लिए। और इसी के सामने ये हो जाएगा L बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा हमारा
L बराबर 60। अब इसके बाद इस वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है, इस वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है, 20 का अंतर है। तो h बराबर बेटा हो जाएगा हमारा 20, क्योंकि 20 का अंतर है तो 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें लिखना सूत्र बहुलक बराबर, तो यहाँ पे लिखना बहुलक बराबर हमारा सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, इस प्रकार। और यहाँ पे रहेगा H, मान लगा दीजिए। तो L का तो मान 60 है ही जो आपको दिखाई दे रहा है सामने, और F1 का मान 12 और F0 का मान 10 और बटा F1 का मान 12 है तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, और माइनस F0 का मान 10 है और F2 का मान 6 है, और इंटू H का मान 20 लगा दीजिए। इसको हल कर दीजिए अब आप लोग। तो 60 प्लस, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 2 बचेगा, बटा 24 माइनस 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो ये 60 प्लस, तो ये 20 दूनी 40 हो जाएगा, और नीचे बचेगा 8, तो 8 एकन 8 और 8 पन्ना 40। तो यहाँ पर जो बचेगा हमारा कोष्टक के अंदर 60 और प्लस 5, तो इसका आंसर आ गया 65। बता बेटा किसी बच्चे को कोई परेशानी है? चलिए जल्दी से कर लीजिए, इसका आंसर देख लें, तो इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। ठीक, सही है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर आ गया है हमारा यहाँ खाली 5 मार्क्स का। देखिए अब आप लोग, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है बाईस का यहाँ खाली। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 2 अंडर 6x और प्लस का 2 बराबर 0। तो यहाँ पे कह रहा मूल ज्ञात कीजिए। चाहो तो आप यहाँ पे इसको सीधाचार से भी लगा सकते हो। ठीक है, चलो सीधाचार से ही लगाएंगे, वो थोड़ा आपके लिए सरल रहेगा। तो प्यारे बच्चों a बराबर कितना है, 3 है, b बराबर -2 अंडर 6 है, और c बराबर 2 है। तो सीधाचार से करने से पहले सबसे पहले इसका निकालेंगे विभक्त कर, d बराबर b² माइनस 4ac निकालेंगे हम। चलिए समझिए, b का मान 2 अंडर 6 का होल वर्ग -4, a का मान 3 और c का मान 2। अब देखो ये 2 का वर्ग माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4 और 4 छंग 24 हो जाएगा हमारा। इसका वर्ग करेंगे, 2 का 2 दूनी 4, फिर 4 का गुणा करेंगे 6 में। ठीक, और माइनस 4 3 12, 12 दूनी 24, ये इससे कट गया। ठीक है, तो d बराबर क्या निकला हमारा, 0 निकल के आ गया। अब हमारा जो सीधाचार सूत्र होता है उसको देख लीजिए। तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर d अपान 2a। और एक बात प्यारे बच्चों समझिए, जब d का मान 0 निकलता, जब d का मान 0 निकलता तो यहाँ पे लिखेंगे हम मूल वास्तविक तथा समान होते हैं। ठीक है, जब d का मान 0 निकलता तो मूल वास्तविक तथा समान होते हैं। इसको मान लगाइए, माइनस b का मान कितना है, -2 अंडर 6 और प्लस माइनस इसका मान 0 हो, तो इसे हटा देंगे। अब की बार हम 2 गुणा 3 हो जाएगा। तो इसको लिखना x बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 अंडर 6 और बटा 2 3 6 हो जाएगा हमारा इतना। अब यहाँ पर क्या करना है हमें वो भी देख लीजिए आप। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें लिखना है 2 एकम 2, 2 3 6, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो जो अंडर 6 है ना हमारा, अंडर 6, इसको ऐसे, ये 3 है, इस 3 को ऐसे लिख दो आप, अंडर 3 गुणा अंडर 3, और 6 को लिख दो ऐसे करके 2 गुणा अंडर 3 ऐसे लिख दो। ये तो 6 को लिख दो 2 अंडर 2 गुणा अंडर 3, और इस 3 को लिख दो अंडर 3 गुणा अंडर 3। तो 1 अंडर 3 से 1 अंडर 3 चला जाएगा। तो हमारा बच्चा हुआ x बराबर, देखो यहाँ पर भी अंडर है, यहाँ पर भी अंडर है, तो एक ही अंडर लगा दीजिए और 2/3। तो प्यारे बच्चों x का मान निकल के आएगा, और इसके मूल 2 होंगे।
तो दोनों बराबर होंगे, मूल वास्तविक तथा समान। तो एक तो हमने निकाल दिया, तो दूसरा ऐसे ही अपनी तरफ से आप लिख दोगे। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। क्योंकि हमने एक निकाल लिया तो दूसरा मूल बिल्कुल सेम एक जैसा होगा। हमने क्या लिखा है, मूल वास्तविक तथा समान, तो एक निकाल दिया, एक को ऐसे ही लिख देना है कामा लगा के। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, प्रश्न नंबर हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद 4 चम्मच उसको देखिएगा आप लोग, 4 चम्मच कैसे करते हैं। तो 22 का चा है। तो पहले प्रश्न नंबर पहला है, वो प्रश्न नंबर पहला कह रहा है 867 और 255 का लासा ज्ञात कीजिए। चलिए भाई इसका पहले लासा ज्ञात कर ले हम। तो 8, 6, 7 और 255 का लासा निकालेंगे हम। अब ये 3 से कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 बचा हुआ है, और 3 अट्ठे 24, यहाँ पे जो 3 नेम 27। फिर इसको 2 से 3 से काटिए, 3 अट्ठे 24, एक बचा, 3 पंजे 15। अब ये कटेगा हमारा 17 से, 17 70 289, 17 पन्ना 85। अब ये 5 से काट दीजिए। ठीक है, 17 से काटो, 17 एकम 17, 5 ऐसे लिख दो, फिर 5 से काट दो, ऐसे करके। अब इनका गुणा कर दीजिए यहाँ पर। तो आपको लिख देना है लासा बराबर 3 गुणा 17 गुणा 17 गुणा 5, गुणा करा दीजिए। तो बेटा ये तो बन जाएगा 5 तो 15, 15 गुणा 17 289। अब इसका गुणा कर दें। ठीक है, इसका गुणा हम आपको अलग करके दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। 289 गुणा 15, लासा बराबर, तो देखो 15 छक्का 90, 15 अट्ठे 120, 15 निम्मा 135 की 5 हासिल लगी हमारी 13। लिख लो इधर। और 15 अट्ठे 120, 120 में 13 जोड़िए तो 133 हासिल लगी 13। 15 दूनी 30, और 30 में 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 43। तो ये इसका निकल के आ गया लासा। ठीक है, चलिए भाई इतना नोट करिए, फिर अगला देखिए 43 35। अब इसका निकालना है मासा। तो मासा कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए आप। तो अब यहाँ से ये तो चा का पहला था। ठीक है, अब चा का दूसरा देखिए, तो यहाँ पे इतने में काम हो जाएगा हमारा। चा का दूसरा, अब यहाँ पे इन्हीं संख्याएं दोनों हमारी यही हैं बेटा, संख्याएं दोनों यही हैं। ठीक है, तो हमारा सूत्र, चलो मैं दूसरे पेज पे चल रहा हूँ यार। देखिए, तो जो हमारा 22 का चा और इसका दूसरा, तो जो सूत्र होता है हमारी पहली संख्या गुणा दूसरी, ठीक, दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। तो पहली संख्या हमारी कितनी है 867 और दूसरी हमारी 255 बराबर मासा हमें पता नहीं, और लासा अभी निकाल चुका हूं मैं। ठीक, कितना लासा निकला हमारा 43 35। और देखो यहाँ पे जो बेटा मासा हमारा निकला है 43 35 निकला है, 43 35 सही निकला है। तो 43 35, देखो ये 43 35 मासा निकला, तो इसको यही लिख लो ना, ये वाला लिख लीजिए तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अरे भैया ये चीज है तो वही, इसको गुणा किया तो यही तो निकल गया। तो 43 35 मत रखो, इसकी जगह ये वाला लगा दो तो काटने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम गुणा का चिन्ह लगा के 15 गुणा 289, यही तो हमारा क्या है लासा। अब काटिए, तो इसको 17 से काट दीजिए पहले। 15 से काटो, 15 एकन 15 और 15 एकन 15, तो यहाँ पे कितना बचा हुआ 10। 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, फिर 17 एकन 17 और 17 70 289, फिर 17 एकन 17 और 17 पन्ना 85 और 17 एकन 17। तो इधर लिखेंगे मासा
बराबर 51। तो यही आ गया प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 22 का चाबी हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 23, उसको देख लीजिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 23, यहाँ पे दिया हुआ है एक चित्र। ए बी सी और ये डी, यहाँ पर ये ओ, इस प्रकार ये वाली भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर है। अब समझिए, तो इसमें दिया है ए ओ बटा ओ सी बराबर बी ओ बटा ओ डी बराबर 1/2। ठीक, और ए बी बराबर है हमारी 5 सेंटीमीटर, और जो हमें ज्ञात करना है वो डी सी बराबर क्वेश्चन मार्क कर लीजिए इस प्रकार। तो अब इसको जब हल करेंगे हम, तो पहले बच्चों हम ये वाले त्रिभुज लेंगे, एक ये वाला त्रिभुज लेंगे छोटा वाला, और एक ये वाला त्रिभुज लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज डी ओ सी में। तो यहाँ पे लिखेंगे ए ओ बटा ओ सी बराबर बी ओ बटा ओ डी बराबर 1/2। ठीक है, ये फिर ये वाला कोण इसके बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है ना हमारे, तो लिखेंगे हम कोण ए ओ बी बराबर कोण डी ओ सी। ठीक, ये बराबर, और कोण कैसे, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख, ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज डी ओ सी। अब ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए, और समरूप किसके आधार पे हो गए, यस ए यस के आधार पे। और जब कोई दो त्रिभुज समरूप है, जब कोई दो त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाएं समान पात में होती हैं और संगत कोण बराबर होते हैं। तो देखो यहाँ पर ये तो 2 अनुपात दिए हुए थे, यानी कि ए ओ बटा ओ सी। ठीक, ये वाली भुजा, फिर इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा बी ओ बटा ओ डी, भुजाएं तो समान पात में हमारी। ठीक है, तो अब ये वाली लगा देंगे समान पात में इसको। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए ओ बटा ओ सी बराबर बी ओ बटा ओ डी और बराबर, अब ये वाली भुजा बची तो इसके बटे में ये वाली आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख देना है ए बी बटा डी सी और बराबर 1/2। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को बराबर कर दीजिए आप। तो लिखेंगे ए बी बटा डी सी और बराबर 1/2, और ए बी का मान 5 दिया हुआ, तो यहाँ पे 5 बटा डी सी और बराबर 1/2 कैसे गुणा कर दीजिए। तो डी सी बराबर 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। हिंदी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिए। अब इसके बाद है इसका अथवा। प्रश्न नंबर हमारा अथवा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त पर बहा बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होते हैं। ये है प्रश्न हमारा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको भी सीख लीजिए भाई। इसको हटाएं, दूसरा देखिए। तो यहाँ पे लिख लेना है 23 का अथवा। समझिएगा इसको। प्रश्न कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त पर बहा बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो बेटा ये हमारा एक वृत्त है, प्रकार से खींचना है आपको, और ये एक बिंदु P है। ठीक, यहाँ से स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, ये खींची गई है और एक ये खींची गई, तो ये दोनों हमारी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है,
तो इसका स्पर्श बिंदु ये है और इसका स्पर्श बिंदु ये है, तो यहाँ पे कर लीजिए आप O। तो यहाँ पे P कर लो, यहाँ कर लो A, यहाँ कर लो B। तो इसमें लिखेंगे दिया है O केंद्र वाले वृत्त में AP तथा BP वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, ये दोनों वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। तो अब सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? AP बराबर BP, यानी ये दो वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, ये जो दो वृत्त की स्पर्श रेखाएं बराबर है। ठीक है, चलिए समझिए भाई। अब यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति में, तो सबसे पहले लिखेंगे रचना। रचना में क्या लिखेंगे? AO और BO और OP को मिलाया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम OA कामा OB तथा OP को मिलाया, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों, जब वृत्त के केंद्र से भैया सुनिए, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो ये कोण 90 अंश का होता है हमारा। वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो ये कोण 90 अंश का होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम OA लंब AP तथा OB लंब BP। ठीक है, चलिए अब ये त्रिभुज लेंगे, एक ये त्रिभुज लेंगे और एक ये त्रिभुज लेंगे। तो यहाँ पे लिखना हमें त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में। अब प्यारे बच्चों, ये कोण हम, ये देखो, ये वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, तो ये वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे AO बराबर BO और आगे लिख दीजिए वृत्त की त्रिज्या है, इस प्रकार। और ये वाली रेखा हमारी उभयनिष्ठ, देखो बीच में आ रही उभयनिष्ठ, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम OP बराबर OP। उभयनिष्ठ लिख देना आपको। अब ये कोण 90 अंश का है, ये कोण हमारा 90 अंश का, तो ये 90 अंश का है। तो लिखेंगे हम कोण A बराबर कोण B और बराबर 90 अंश। ठीक है, तो इसलिए त्रिभुज OAP सर्वांशम त्रिभुज OBP, और किसके आधार पे हो गए? दो भुजाएं और एक कोण, तो SAS के आधार पे दोनों त्रिभुज हो गए हमारे सर्वांशम। तो जब प्यारे बच्चों दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गए हैं ये, तो इसके संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो तब तो लिख देना आपको AP बराबर BP और आगे लिख देना है CPCT। CPCT क्या होता है? जब कोई दो त्रिभुज सर्वांशम होते हैं, तो संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए भाई, प्रश्न नंबर 23 का अथवा भी हो गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 24 देखिए आप, 24 कैसे करते हैं उसको। और प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपसे कहना चाहते हैं, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और हम आपके लिए बोर्ड की परीक्षा तक वीडियो बनाते रहेंगे जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा। बस आप हमें सपोर्ट करते रहिए भैया, आपके सपोर्ट की जरूरत है हमें। वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट तो बराबर करते रहिए यार। चलिए भाई, प्रश्न नंबर 24 देखिए कैसे हल करना है उसको। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा कोसिक A माइनस साइन A सेक A माइनस कॉस A बराबर में है 1/tan A और प्लस कॉट A। चलिए समझिएगा इसको आप लोग। तो सबसे पहले इसका LHS लिखेंगे, कॉसिक A माइनस साइन A सेक A माइनस कॉस A। तो प्यारे बच्चों, जो कॉसिक होता है ना, कॉसिक को लिखा जाएगा 1/sin, तो 1/sin
साइन ए और माइनस साइन ए, इस प्रकार। फिर इस सेक को लिखेंगे 1/cos ए माइनस कॉस ए। इसके नीचे कर लो, इधर इसके नीचे कर लो, तो इसका इसमें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए, और इसका इसमें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए। तो प्यारे बच्चों ये सूत्र बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा बटा साइन ए गुणा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस ए। तो एक कॉस से एक कॉस चला जाएगा, एक साइन से एक साइन चला जाएगा हमारा ये। तो यहाँ पे बचा हुआ है कॉस ए इंटू साइन ए। अब यहाँ पे समझने वाली बात आ गई प्यारे बच्चों, थोड़ा समझिए। जैसे कि ये 5 लिखा हुआ है और 5 के नीचे कितना होता है, 1 होता है, ये हमारी बटे की लकीर, ये 1 होता है। तो इस 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/5, इस 5 को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला 5 है ना, ये वाला 5 इसके 1 के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे यही कुछ करने वाले हैं, तो नई लाइन से लिखेंगे हम 1, ऊपर लिखेंगे 1 और बटा इसके नीचे भाई 1 है बेटा, कितना, इसके नीचे 1 मान सकते हैं हम, इसके नीचे 1 मान सकते हैं ना। जब इसके नीचे 1 होगा तो ये आ जाएगा इसके नीचे, तो 1/cos ए और ये साइन, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। और माइन बटे की लेकर हमारी यही रहेगी ये वाली। अब आगे समझिए, अब इस 1 को क्या लिखना है, इस 1 को लिखना है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, इस 1 को चीज लिख सकते हैं और बटे में रहेगा हमारा कॉस ए साइन ए। अब इसको कर देना अलग अलग, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए और ये साइन ए प्लस, फिर लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए और ये साइन ए, इस प्रकार। तो यहाँ पर एक साइन से एक साइन चला जाएगा और एक कॉस से एक कॉस चला जाएगा, तो हमारा यहाँ पर बचेगा, तो देखो साइन बटा कॉस, साइन ए बटा कॉस ए और प्लस यहाँ पर बचेगा कॉस ए बटा साइन ए। अब आगे हल करेंगे तो 1 साइन बटा कॉस tan होता है, tan ए प्लस, और 1 कॉस बटा साइन कॉट होता है, कॉट ए। बस यही हो गया प्रश्न हल हमारा, ठीक। तो लिख दीजिए LHS बराबर RHS, ठीक। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से प्रश्न नंबर इसका अथवा वो भी देख लीजिए आप। अब यहाँ पे लिखना 24 का अथवा। क्या कह रहा है देखिए, 15 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। चलो अच्छी बात है। उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो टावर की ऊंचाई और मकान से टावर की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों एक बार प्रश्न को फिर पढ़ेंगे। एक 15 मीटर ऊंचे मकान, तो पहले तो ये हमारा समतल बन गया। 15 मीटर ऊंचे मकान, ये 15 मीटर ऊंचा मकान बना लिया। 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यानी ये बेटा हमारा है मकान, या चित्र थोड़ा टेढ़ा बन गया, आप सीधी लकीर सीधी करना, ठीक है। और ये है हमारा एक टावर, तो ये मकान के शिखर से टावर के शिखर को देखा गया, तो इसका जो कोण है वो 30 अंश है। कितना है? 30 अंश है, ठीक है। उसी मकान के तल से, यानी इसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है? 60। इसको यहाँ मिला देंगे तो ये 60 बन गया हमारा। तो मकान की ऊंचाई हमारी 15 मीटर, तो ये 15 मीटर हो गई, ये हमारी होगी 15 मीटर।
तो प्रश्न कह रहा है टावर की ऊंचाई, ये हमारा टावर है तो इसको एच कर लीजिए पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एच है, और ये हमारा एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये एक्स है तो बेटा ये भी एक्स होगा। तो चित्र बन के तैयार हो गया हमारा। पे लिखो ए बी सी और ये डी और ये ई, यहाँ तक। अब यहाँ पे एक काम करिए, अच्छा हाँ सही, तो ये वाला 15 है ना बेटा, ये 15 तो ये भी 15 होगा। कुछ नहीं करना आपको, बस मेरी बात को सुनिए, समझिए और देखिए। ये 15 तो ये 15 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा? तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा एच माइनस 15। थोड़ा इसको यहाँ पे घुमा के लिखेंगे क्योंकि जगह कम है। एच माइनस 15 ऐसे करके लिख दीजिए आप, ठीक है। तो ये वाली दूरी हमारी एच माइनस 15 है। चलिए समझिए, तो यहाँ पे लिखेंगे माना ए ई एक मकान तथा बी डी एक टावर है। तो हमें इसमें क्या ज्ञात करना है? इस एच का मान ज्ञात करना है और इस एक्स का मान ज्ञात करना है, ये चीज ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करें हम, सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लीजिए आप, ये वाला समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो लगा दीजिए tan 60। तो ये एच बटा एक्स, अरे भैया ये पूरी भुजा ली गई ना, तो ये पूरी एच है और बटा एक्स। tan 60 का मान √3, तो एच बटा एक्स गुणा करिए, तो एच बराबर निकलेगा √3x। ये समीकरण नंबर 1 कर दीजिए आप। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ई सी डी में, समकोण त्रिभुज ई सी डी में, तो यहाँ पे लिखना है tan 30। ये वाला त्रिभुज लिया ई सी डी में, तो tan 30, तो ये हो जाएगा एच माइनस 15 बटा एक्स, एच माइनस 15 और बटा एक्स, और tan 30 का मान 1 बटा √3 बराबर, और एच का मान, ये एच का मान है √3x माइनस का 15 और बटा एक्स। कैसे गुणा करिए? तो बेटा इसका गुणा इसमें करेंगे, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3x बन जाएगा, माइनस इसका इसमें करेंगे तो 15 यानी √3 बनेगा। यहाँ 15 √3 ऐसे करके लिख लीजिए, ठीक, 15 √3। लो थोड़ा जूम कर लो, कम दिखाई दे रहा तो यार। 15 √3, देखो एक बार फिर समझिए आप, हटाओ इसको यार, हम जूम भी हटा दें। देखो इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये 3x बन जाएगा, और माइनस √3 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 √3 और बराबर x। अब इस x को उधर ले आइए, जब इस x को उधर लाएंगे 15 उधर ले जाइए, तो 3x माइनस x और बराबर 15 √3। तो यहाँ पर बचेगा ये 2x, तो 2x बराबर हो जाएगा 15 √3 इतना। तो 2 का भाग लगा दीजिए, तो x बराबर निकलेगा 15 √3 बटा 2। ये तो निकला हमारा x का मान। अब हमें h का मान निकालना, तो समीकरण 1 में रख दो, 1 में रखने पर 1 कहाँ है हमारा, ये रहा 1, ठीक है। तो यहाँ पे मान लगा देंगे तो h का मान मिल जाएगा। तो h बराबर लिखेंगे √3 और गुणा 15 √3 बटा 2। तो बेटा जब √3 का √3 में गुणा करेंगे 3 बन जाएगा, फिर 15 3 45, 45 बटा 2, और 2 में 45 का भाग लगाएंगे तो h बराबर निकलेगा हमारा 22.5 मीटर। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो हमारे जो मकान और टावर के बीच की दूरी है वो इतनी है, और जो क्या नाम है टावर है वो इतना ऊंचा है, ठीक है, यानी 22.5। चलिए भाई जल्दी से कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिए अब आप। देखो इस आंसर में पीछे 45 बटा 2 दिया है, ठीक है। अब यहाँ तो आप देख के सही कर दोगे, लेकिन बोर्ड की परीक्षा में थोड़ी ना करो, तो सवाल यहाँ तक ले जाइए आप इसको, ठीक है, पॉइंट तक ले जाइए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है 25, उसको देखिए।
25 क्या कर रहा है देखिए, जरा ध्यान सुनिएगा आप लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 15 मीटर, अरे कहाँ पहुंच गए, एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है। बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर। इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए। यदि 1 घन सेंटीमीटर का भार 4.5 ग्राम है। थोड़ा समझिए। तो सबसे पहले बनाना है एक बेलन और इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, यानी दोनों सिरों पे आधा आधा गोला जुड़ा हुआ है। आधा गोला ये और आधा गोला ये। इसकी जो पूरी ऊंचाई है प्यारे बच्चों हमारी 19 सेंटीमीटर है, यानी यहां से लेके यहां तक की जो ऊंचाई है वो हमारी 19 सेंटीमीटर है। अब यहां पर लिखेंगे हम बेलन तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है। ठीक है, बेलन तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है। तो जिसका व्यास दिया हुआ है प्यारे बच्चों, व्यास बराबर है हमारा 7 सेंटीमीटर। तो व्यास को 2r लिखा जाता है। तो कितना हो जाएगा ये, r बराबर हो जाएगा 7 इन 2r बराबर 7। तो r बराबर निकलेगा हमारा 7/2 इतना। अब समझिए मेरी बात को, देखो अच्छा ये 7/2 को दूसरी भाषा में क्या लिखेंगे, 7/2 को लिख सकते हैं 3.5 लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको यहीं पे छोड़िए। अब देखिए समझिए, ये हमारी ये क्या है, देखो ये वृत्त की त्रिज्या है। जब ये वृत्त की त्रिज्या है तो ये अर्धगोले की त्रिज्या है और दोनों बराबर हैं। ये बेलन की त्रिज्या है, ये बेलन की त्रिज्या है और ये अर्धगोले की त्रिज्या है, तो दोनों की त्रिज्या बराबर है। तो ये वाली त्रिज्या हमारी कितनी है, ये वाली त्रिज्या है 3.5, ये वाली त्रिज्या कितनी है 3.5। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई है 19 सेंटीमीटर। तो 19 सेंटीमीटर में 3.5 अर्थात 7 कम हो जाएगा, तो निकलेगी बेलन की ऊंचाई। तो यहां पे लिखना बेलन की ऊंचाई, यानी h बराबर 19 - 7, तो h बराबर निकलेगा 12 सेंटीमीटर। ये बेलन की ऊंचाई निकल के आ गई हमारी। ठीक है, अब समझिए। तो यहां पे लिखेंगे इस ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। अब इस ठोस में क्या क्या शामिल है, बेलन है तो बेलन का आयतन πr² h प्लस और क्या शामिल है, देखो आधा गोला ये और आधा गोला ये, तो पूरा गोला हो गया। तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, ये गोले का आयतन होता है। अब यहां से हम क्या करेंगे, πr² कॉमन लेंगे तो h प्लस 4/3 r इतना बचा हुआ है। मान लगा दीजिए, पाई का मान 22/7 और r का मान 7/2 लगाइए, तो ये 7/2 गुणा 7/2। और h का मान 12 है, तो 12 प्लस 4/3 और गुणा 7/2 इस प्रकार। तो ये 7 से 7 चला जाएगा, 2 एकन 2 और 2 एकन 2, 2 एकन 2, तो ये बना 11/77 और 2। अब यहाँ पर ये हमारा 2 एकन 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 12 प्लस 7 दूनी 14 और बटा 3। तो जब इसको यहाँ से आगे हल करेंगे तो हम यहाँ पर लिखना हमें 77/2 और प्यारे बच्चे हो जाएगा 12 3 36 और प्लस 14 और बटा 3। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये हो जाएगा 77/2, अब ये हो जाएगा हमारा 50 और बटा 3। ठीक, अब इसका गुणा कर दीजिए। तो जब इसका हम गुणा करेंगे तो देखो 7 पन्ना 35 की 5, 7 पन्ना 35 की 5 और हासिल लगी हुई है हमारी 3 और 7 पन्ना 35 और 3 38 और 1 0 और बटा 6। इसमें 6 का लगा देंगे भाग हम। ठीक, 6 का लगा देंगे
भाग। एक काम करिए ना, इसे 2 से काट दीजिए आप। जब इसे 2 से काटेंगे तो देखो 2 तिया 6, 2 एकन 2, यहीं पे काट सकते थे आप, ठीक, यहाँ पे काटना चाहो काट सकते हो। 2 एकन 2, 2 ने 18, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो यहाँ पे इसका जो निकलेगा हमारा 1925 और बटा 3, ये बेटा निकला हमारा घन सेंटीमीटर। इसका आयतन निकल के आ गया। अब इसका हमें कुल भार बताना, तो नई लाइन से लिखेंगे हम 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1 घन सेंटीमीटर बराबर प्रश्न में दिया हुआ 4.5 ग्राम, यानी 1 घन सेंटीमीटर का भार इतना। तो नई लाइन से देंगे कुल भार बराबर 1925 बटा 3 और गुणा 4.5 ऐसे करके। अब यहाँ पे इसको काट दीजिए, इसको काटो 3 से, 3 एकन 3 और 3 एकन 3, 3 पंजे 15 हो जाएगा हमारा। 15 के इसमें गुणा करा दीजिए। तो जब इसका गुणा कराएंगे तो देखो 15 पन्ना 75 की 5 हासिल लगी हमारी 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37। एक बार फिर सुनिए, 15 पन्ना 75 की 5 हासिल 7 लगी हुई है, 15 दूनी 30, 37 हासिल 3 और 15 निम्मा 135, 135 और 3 38 हासिल 13 और 15 एकन 15, 15 में 13 जोड़ दीजिए, 15 में जोड़िए 13 तो हो जाएगा 8 और ये 2 इतना, ठीक। और 10 के पीछे 1 अंक है तो यहाँ पे लगा देंगे ऐसे करके। तो प्यारे बच्चों ये आ गया इसका आंसर ग्राम, ठीक है। अगर इसे किलोग्राम में चेंज करना चाहते हो, अगर इसको किलोग्राम में चेंज करना चाहते हो तो इसमें 1000 का भाग लगेगा। तो जैसे इसमें 1000 को आपको भाग लगाएंगे तो प्यारे बच्चों इसका दशमलव यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बनेगा जाके 2.887 किलोग्राम, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद 25 का अथवा देखिए उसको कैसे हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 25 का अथवा, समझिएगा। प्रश्न कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो जो r का मान हो जाएगा 15 सेंटीमीटर और जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, तो थीटा बराबर हो जाएगा 60 अंश हमारा। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर और साइन थीटा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, हम r स्क्वायर का मान ले लेंगे, तो पाई थीटा बटा 360 और माइनस 1/2 साइन थीटा। अब लगा दीजिए मान, तो r का मान 15 का वर्ग, तो थीटा का मान 3.14, पाई का मान 3.14 दिया हुआ है और थीटा का मान 60 बटा 360 माइनस 1/2 और ये साइन 60। तो 15 का वर्ग 225 हो गया। तो यहाँ पर 60 एकन 60, 60 छक्का इतना हो जाएगा, तो 3.14 बटा 6 माइनस 1/2 और साइन 60 का मान √3/2। तो इतना हो गया हमारा 3.14 बटा 6 माइनस, तो √3 का मान है 1.73 प्रश्न में दिया हुआ और 2 दूनी 4। अब यहाँ पे इसका लासा लेके हल कर दीजिए इसको, तो 225, तो यहाँ पे इसका लासा आएगा 12, तो 6 दूनी 12, 2 बार गया, 2 का गुणा इसमें करिए, तो ये हो जाएगा 2 चौकू 8, 2 एकन 2, 2 तिया 6 और दशमलव यहाँ पे लग जाएगा माइनस, ये जाएगा हमारा 3 बार, 4 तियो 12 3 बार गया, तो 3 त्रिका 9 और 17 तियो 51 और 10 पीछे 2 अंक हो जाएंगे हमारे। अब इसको 225 अब यहाँ पे घटा देना है, तो 18 में से 8 जाएगा, 18 ये ढाई लेंगे ना, 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, फिर 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, इतना बचेगा बटा 12। अब यहाँ पे थोड़ा हल कर लीजिए इसको, एक और 3 से काट दो इसको, तो 3 चौक 12 और 3 सत्ते के 3 पंजे 15। अब इसका गुणा करा दीजिए भाई, ठीक। गुणा थोड़ा लंबा है, इन दोनों गुणा करेंगे तो 109 गुणा 75
9 पन्ना 45, आगे 0 पूरा 45 लिखिए, 5 एकन 5, 7 नेम 63 पूरा 63 लिखिए, आगे 0 है, 7 एकन 7, 5 7 6 5 11 8, तो इसका गुण आएगा 81 75/4। अब इसमें लगाएंगे 4 का भाग हम, और देखो दशमलव से पीछे 2 अंक है तो यहाँ पे लग जाएगा इसका दशमलव, ठीक है, यहाँ पर भी इसका दशमलव लग जाएगा। तो 4 से भाग लगाएंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया। चलिए भाई, अब 1 का ले लिया उतारा, 4 का भाग 1 में नहीं लगेगा तो भाग का ही बिंदी लगाएंगे, फिर यहाँ ये वाला दशमलव यहाँ लगाएंगे, इसका उतारा ले लेंगे। तो 4 चौक 16, यहाँ पे बचा हुआ 3, इस 5 का उतारा लेंगे, और 4 अट्ठू 32, 3 बचा 0, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, ठीक है, यहाँ पे 2 बचा हुआ 0, 4 पंजे 20। तो जब इसका भाग लगाएंगे तो बेटा भाग निकल के आएगा 20.4875, ठीक है। ये हमने क्या निकाला, वर्ग सेंटीमीटर लिख दीजिए, वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ गया। क्या कर दिया हमने यार, हाँ ठीक है, ऊपर वाला आ गया, तो कहीं पे गलती कर दी क्या, 43 होना चाहिए था यहाँ पर। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या क्या पूछा इसने, हाँ लघु वृत्तखंड का ही पूछा, भाग गलती कर दी का, एक बार भाग देख दे इसका। देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा 4 दूनी 8, ठीक 0, भाग खाई बिंदी, फिर यहाँ पर ये बचा हुआ था हमारा, खुद तेरी की बेटा गलती कर दी यार हमने, ये 1 बचेगा यहाँ पर, जब ये 1 बचेगा तो 15 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा यहाँ पर, 4 3 12, ये 3 बार जाएगा तो हमने 4 बार लगा दिया यहाँ पे। एक बार फिर देख लीजिए, देखो यहाँ तक तो ठीक है हमारा, 4 दूनी 8, 1 बचा हुआ है, 1 का उतारा ले लिया हमने, 17 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, ठीक, फिर 1 बचा हुआ 15, हाँ 4 3 12, 8 की जगह 15 लिखिए, वो 8 की जगह 3 लिखिए यहाँ पर, अब सही है। तो यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 3 12, जब 12 हो जाएगा 3 ही बचेगा, सही, तो यहाँ पे खाली 3 कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी गलती हो गई यार, ठीक है। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, तो कमेंट में आप जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा है। तो बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।